आपने देखा कि मैंने आपके सामने बहुत सारे मटेरियल्स ला के रख दी। अब इन तमाम मटेरियल्स से आप एडवांस्ड कैलीग्राफी पेंटिंग में किस तरह से वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये बेसिकली जितने भी मटेरियल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं ये सब टेक्सचर के लिए हैं। आप इन्हें मिक्स मीडिया कैलीग्राफी पेंटिंग भी कह सकते हैं, राइट? जिसमें आप बैकग्राउंड में ये तमाम चीजें तमाम के तमाम भी यूज कर सकते हैं और कोई एक यूज करके उससे भी कंप्लीट बैकग्राउंड बना सकते हैं। और फिर उस पर आप करते हैं एडवांस कैलीग्राफी स्टाइल्स से कैलीग्राफी। ग्लू गन से बहुत अच्छा आप टेक्सचर दे सकते हैं। जेसो टेक्सचरिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप ज्यूट शीट्स को पेस्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी की कलर्स इन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रैपर की मदद से पेंट में बहुत सारी आपने पेंट अप्लाई किया, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं। फोमिक शीट के पैचेस काट काट के भी आप यूज कर सकते हैं और इस पे कलर भी आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। वूल थ्रेड आप यूज कर सकते हैं। ये स्टेंसिल्स भी आप यूज कर सकते हैं। पैलेट नाइफ से कलर्स को अप्लाई करना, जैसो को अप्लाई करना। यू कैन यूज टिश्यू पेपर कि ये डोरी जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको दिखाने का पर्पज ये था आपके माइंड में आ जाए जब भी आप काम कर रहे हों या आप कैलीग्राफी पेंटिंग डिजाइन करना चाह रहे हैं, आपको पता हो कि ये चीजें भी यूज हो सकती हैं। ये भी यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक अच्छा बैकग्राउंड बनाने में, एक अच्छा इम्पैक्ट देने में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इनमें से और इनके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आप यूज करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे, इसमें मेन हमारे पास है कि कंपोजिशन किस तरह से आप एड्रेस करते हैं। कलर कंपोजिशन भी और एलिमेंट्स की कंपोजिशन भी। आपको कुछ एलिमेंट्स मैंने बताए जिनमें कैलीग्राफी में तो स्टाइल्स हैं, कुछ प्रोमिनेंट स्टाइल्स हैं, कुछ ऐसे स्टाइल्स हैं जो डिटेल स्क्रिप्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मगरबी स्टाइल के बारे में बताया। फिर वो लोग जिन्होंने मेरे साथ कैलीग्राफी पेंटिंग बेसिक्स का कोर्स किया है, 2 स्टाइल आपने वहां पर भी लर्न किए, एक फ्री स्टाइल कूफी और दूसरा सुम्बली। और फिर इस कोर्स में आपने देखा दीवानी जली को, सैफी स्टाइल को। तो ये तमाम और इनके अलावा भी अगर आप ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के जो खत हैं, सुलर, रिका, नस्ख, उन्हें भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन उन तमाम ट्रेडिशनल कैलीग्राफी स्टाइल्स को यूज करने से पहले, इस कैलीग्राफी पेंटिंग में यूज करने से पहले उन पर एक कंप्लीट जिसे कहते हैं अबूर आपके पास होना चाहिए, मास्टर होने चाहिए आप। अदरवाइज वहां पे हुई गलतियां, उन स्टाइल्स में हुई गलतियां बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, आपको नजर नहीं आ सकती या आपको शायद वो नजर ना आ रही हूं, लेकिन जो व्यूअर है वो बहुत जल्दी पिक कर लेता है, राइट? पहली चीज ये। दूसरी चीज कलर की है। हर आर्टिस्ट का अपना एक माइंडसेट है, हर आर्टिस्ट की अपनी स्टेटमेंट है, ठीक है? लेकिन अगर आप मुझसे मेरे स्टाइल के बारे में पूछें तो मुझे क्या पसंद है या मैं किस चीज को लेके चलती हूँ, ब्राइट कलर्स मैं यूज करती हूँ बैकग्राउंड में। आई डोंट लाइक डल कलर्स। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप भी इसी तरह से करेंगे, आप पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है और आपके व्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे मेरे व्यूअर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे ब्राइट कलर्स होंगे और फिर मैं उन पे जो कैलीग्राफी कर रही होती हूँ मोस्टली वाइट विद ग्रे या वाइट विद पोर्ट्रेट टोन, यानी इस तरह से लाइटर टोन में मैं कैलीग्राफी करती हूँ जो प्रोमिनेंट लेटर होता है, और ब्राइट कलर्स में यूज कर रही हूँ। सो ये मेरी कलर थीम है। आप एक चीज का ख्याल रखें, जो भी आप कलर थीम बनाएं, इट्स अप टू यू। कलर थ्योरी आपको काफी डिटेल में कैलीग्राफी पेंटिंग बेसिक्स के कोर्स में मैंने आपको बताई। आप जो भी कलर स्कीम निकालें उससे एक बात का खास ख्याल रखिएगा, एक तो हर कलर का अपना एक बड़ा पॉजिटिव सा इम्पैक्ट होना चाहिए। जब आप डिफरेंट कलर्स को एक साथ लेकर आए तो वो ब्लैक लुक ना दे, डार्कर टोन ना दे आपको। आप फिर तमाम के तमाम कलर्स यूज कर रहे हो अपने कैनवस पे या कोई 1-2 कलर भी यूज कर रहे हैं,
इस चीज का खास ख्याल रखना है कि डार्कर टोन की तरफ आपके कलर्स ना जाए। दूसरी चीज जो आप लोगों ने माइंड में रखना, डार्क कलर्स पर आप डार्क राइटिंग नहीं करते, कोई ज्यादा अच्छा या प्रोमिनेंट इम्पैक्ट नहीं आता इसका। आप क्या करते हैं, ब्राइट कलर्स आप यूज कर रहे हैं तो आप लाइटर टोन में कैलीग्राफी कर लें, यानी एक आप समझ लें कि बैकग्राउंड है, एक आपका फोरग्राउंड है। बैकग्राउंड वो जो आप पूरा बना रहे हैं सरफेस, फोरग्राउंड वो जो आप कैलीग्राफी कर रहे हैं, जो आप उसके ऊपर एलिमेंट्स लेकर आ रहे हैं। इन दोनों में थोड़ा सा ऑपोजिट रखिएगा, ब्राइट के साथ लाइट कलर्स अच्छे लगेंगे, ठीक है। लेकिन अब डल कलर्स हों और डल ही, यानी ऑरेंज आपने या रेड आपने बैकग्राउंड दिया है और कैलीग्राफी आप उस पे ऑरेंज से कर रहे हैं, रेड बैकग्राउंड पे ऑरेंज कैलीग्राफी, और अक्सर लोगों का मैंने काम देखा भी है जो इस तरह से करते हैं, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। सो कलर थ्योरी को माइंड में रखिए। नेक्स्ट इज के एलिमेंट्स को किस तरह से आपने अरेंज करना है। आपको ये जितने मटेरियल्स मैंने दिखाए, जेसो, पैलेट नाइफ, टिश्यू, थ्रेड, ज्यूट शीट, ग्लू गन, आप इन तमाम से बैकग्राउंड बना सकते हैं, आप बनाएंगे। डिफरेंट अब आप पर है, आप एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब एलिमेंट्स को जब भी आपने अरेंज करना है तो कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा माइंड में रखें। आप किस वर्ड को, किस आयत को अपने काम में प्रोमिनेंट कर रहे हैं, यानी आपका प्रोमिनेंट फिगर क्या है, उसे आपने एग्जैक्ट यहाँ, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉर्नर्स में आप अरेंज नहीं करते, आप कहीं एक साइड पर लेकर आते हैं, यानी बिल्कुल कॉर्नर्स में नहीं लेके जाते। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, दरमियान में लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप साइड पर लेके जा रहे हैं तो आप उसका साइज बड़ा करेंगे, साइज बड़ा करेंगे ताकि वो आई कैचिंग हो, आपके व्यूअर की अटेंशन उस पर आए। ये जो जगह हैं एजेस, इन पे बहुत ज्यादा डिटेल का काम, या जो आपको लगता है कि ये मेरा मेन फोकस है, वो आप इन कॉर्नर्स पे, एजेस पे नहीं लेके जाते। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज, बैलेंस बहुत जरूरी है। आपने अल्लाह, मोहम्मद या कोई आयत यहां पे लिखी, इस जगह में यहां पे लिख ली है, और आप एक ज्योमेट्रिक पैटर्न यहां पे दे रहे हैं, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न यहां पे दे रहे हैं, आपने ये सारा एरिया तो कवर कर लिया, देन व्हाट अबाउट दिस एरिया, ये क्या करेंगे इसका। तो आपने चीजों को इस तरह से अरेंज करना है कि तमाम सरफेस सही से यूटिलाइज हो रहा। थर्ड वन, आप कलर कॉम्बिनेशंस अगर मुझसे पूछेंगे या किसी भी इंडिविजुअल से पूछेंगे, उससे बेहतर ये है आप इन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करें अपने आसपास में, नेचर में। जितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस आपको नेचर प्रोवाइड करती है, कहीं और से नहीं मिल सकते। ऑब्जर्व किया, आप कैलीग्राफी स्टाइल्स लर्न कर चुके हैं, काफी सारे मॉडर्न कैलीग्राफी स्टाइल्स। अब जब आप उनको अपनी पेंटिंग पर लेकर आएंगे, वहां बहुत जरूरी है आपका इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि क्या मैं सही लिख रहा हूं या नहीं, खुद से अपने काम को जज करना। और वो आप कर सकते हैं जो भी आप रेफरेंस पिक्चर देख रहे हैं या जो रूल्स मैंने आपको बताए, उनके साथ अपने काम को कंपेयर करके ऑब्जर्व करें, काम करें। एलिमेंट्स में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आपको बताए, वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आप पूरे बैकग्राउंड पे भी बना सकते हैं, और या उनमें से कोई एक, फॉर एग्जांपल जो फ्लोरल पैटर्न था वो आप यहाँ बना लें, जो रिबन पैटर्न्स थे वो आप यहाँ बना लें, वो भी ओके। सो एडवांस कैलीग्राफी पेंटिंग, इट्स टोटली लाइक एक्सपेरिमेंटल। आप एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, कलर थ्योरी के हैं, कलर कॉम्बिनेशंस के हैं, कलर कंपोजिशन के बारे में रूल्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। एलिमेंट्स में फर्दर हमारे पास दो एलिमेंट्स जो रहते हैं, एक है मॉस्क। आप मॉस्क बना सकते हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह पे आप मॉस्क अपने डिजाइन करते हैं छोटे साइज में और बड़ी करके कैलीग्राफी दिखा देते हैं। अच्छा, आपके कैनवस साइज पे एक चीज बहुत डिपेंड करती है, आपका वर्किंग एरिया यानी कि कैनवस साइज अगर स्मॉल है तो जो ब्रशेस आप यूज कर रहे होंगे वो रिलेटिवली स्मॉलर साइज के होंगे। जब आप लार्जर कैनवस पे जाते हैं
और आप प्रोमिनेंट काम की विड्थ ज्यादा ले रहे हैं तो आपका ब्रश भी बोल्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एंड समटाइम्स अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में काम कर रहे हैं तो बड़े कैनवस पर भी आपको छोटे साइज के ब्रशेस यूज करने चाहिए। एक चीज ये। अच्छा, दूसरा इसमें मैं अभी मॉस भी आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कैसे आप बना सकते हैं। एक मॉडल होगा, आप बहुत सारे, आप कोई भी मॉस बना सकते हैं। मॉस में क्या है, मीनार होता है और क्या होता है, गुंबद होता है। आप उसकी अरेंजमेंट और आपने साथ में क्या दिखानी है, वॉल्स दिखा देनी है, बस आप उसकी अरेंजमेंट अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। डिजाइन कर रहे हैं ना आप उसे। दूसरी चीज है, आपने कैलीग्राफी पेंटिंग्स देखी होंगी जिनमें समटाइम्स आपको नजर आता है कि लेटर्स लिखे हुए हैं या कुछ लिखा हुआ है बैकग्राउंड में, पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन लिखा हुआ है। उसमें दो चीजें। पहली चीज ये, या तो वो सारे अरेबिक के जो अल्फाबेट्स हैं वो रैंडमली लिखे होते हैं। अक्सर औकात आपको यहाँ पे इस एजेस पे लिखे हुए बहुत मिलते हैं, या कोई पर्टिकुलर आयत जो आप अपने कैनवस पे लिख रहे थे उसी को बहुत स्मॉलर साइज में बार बार लिखा गया हो, या उस आयत में से किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को, किसी नेम को, जैसे आपको अल्लाह 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 यहाँ पे बार बार लिखा हुआ नजर आता है। ये काम होता है लेयर बाय लेयर। वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं होता, बट इट गिव्स यू सम फील कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। आपने फॉर एग्जाम्पल फोरग्राउंड में यूज करना है ब्लू कलर, आप उसी ब्लू, नेवी ब्लू का लाइट करके पहले लिखेंगे, यानी लाइटर शेड जो आप शेडो दिखा रहे हैं, शेडो में भी, और जो आप इस तरह से लेटर्स या अल्फाबेट्स या नेम वर्ड्स लिख रहे हैं उनमें भी आप लाइटर टोन पहले डालते और फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता कलर्स दूसरे अप्लाई करते चले जाते। कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मॉस्क बना के मैं दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ पे बात क्या कर रही हूँ। मैं तो बेसिकली दो ही ब्रशेस ज्यादा यूज करती हूँ, या फ्लैट टिप ब्रश या ये राउंड टिप ब्रशेस। सो इट्स अप टू यू, आप किस ब्रश को प्रेफर करते हैं। यहाँ एक और चीज आपको बताती चलूं कि जब भी आपने मॉस्क बनानी है तो क्योंकि आप कोई लैंडस्केप पेंटिंग तो बना नहीं रहे, तो आपने इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रखना है। एग्जैक्ट शेप देने की या एग्जैक्ट चीज बनाने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट शेप डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ ग्रे कलर, ठीक है। एक्रेलिक्स आप कर रहे हैं, अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं एक्रेलिक्स में, देन मेक श्योर कि आपके कलर्स अलाइव हैं। अलाइव से मुराद ये है वाटर स्प्रे लाजमी यूज करें जब भी आप एक्रेलिक्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और ऑयल्स के साथ अगर आप कर रहे हैं तो एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा लिंसीड ऑयल यूज नहीं करना। लिंसीड ऑयल के अलावा दूसरे ऑयल्स में इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ कि ये जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसका ड्राइंग टाइम जरा फास्ट है बनिस्बतन दूसरे कलर्स के, सॉरी दूसरे ऑयल्स के। यहाँ पर भी मैं एक्रेलिक ही यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ।
अच्छा, ग्लोब जब भी आपने इसका बनाना है या गुंबद जब भी बनाना है, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जो अमूमी तौर पे मैंने क्यों सोचा था कि मॉस्क आप लोगों को बनाना बताऊं, क्योंकि इसमें और कहीं ये बाकी स्ट्रक्चर आपने देखा कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब गुंबद बनाया जाता है तो उसे एग्जैक्टली राउंड नहीं रखा जाता। जब वो राउंड नहीं रखा जाता तो वो जो भी आप शेप लेना चाह रहे थे, इससे जो भी आप शेप निकालना चाह रहे थे वो बड़ी एक वोक सी शेप ही बनती। एग्जैक्ट चीज नहीं समझ आ रही होती कि आप जो आर्टिस्ट है वो सारा काम करके यहाँ पर आकर कोई काम कैसे खराब कर सकता। बस ये आपका एक मेन स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर को करेंगे हम पेंट। कलर्स कुछ ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लू कलर। आप देख रहे हैं कि कितने ओपन स्ट्रोक्स हैं, यानी कि मैं बहुत ज्यादा फिल नहीं कर रही गैप्स को, और बस एक रफ स्ट्रोक के लिहाज से ये काम कर रही हूँ। इसी तरह से करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करना चाहते हैं तो वो फिर यही है कि आप पहले एक लैंडस्केप पेंटिंग आप बना रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप कैलीग्राफी कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे मेन फोकस जब भी मैं मॉस्क वगैरह को इंक्लूड करती हूँ अपने काम में, तो मेरा ज़्यादा फोकस होता है कैलीग्राफी पर। सो ये एक ओपन ब्रिस्टल्स का, स्मूथ ब्रिस्टल्स का ओपन ब्रश है। ओपन ब्रश से मुराद ये कि पुराना हो चुका हुआ है, लेकिन मैं पुराने ब्रशेस को फेंकती नहीं हूँ, आप भी मत फेंकें। ये जितने भी टेक्सचर वाले काम हैं, यहाँ आपको पुराने ब्रशेस से बेहतर रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता। जहाँ आपने ब्लेंड करना है, और जैसे ये देखें, मैं इसी ब्रश से या इससे एक और स्मॉलर साइज का ब्रश लेंगे और अब बनाएंगे ये चीज। एक्रेलिक कलर्स को हैंडल करने का मैं आपको बता दूं, वो लोग जिन्होंने पहले कभी ऑयल्स यूज किए हैं, तो एक्रेलिक्स आपको ऑयल्स का ही टेक्सचर देंगे अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना करें तो। और जो लोग वाटर कलर पे पहले कहीं काम कर चुके हैं, तो एक्रेलिक्स आपको वाटर कलर का ही रिजल्ट देंगे अगर आप उन्हें ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो।
ये करने के बाद ब्लू कलर अगेन, ये भी ज़्यादा डाइल्यूट कलर था और मुझे चाहिए भी यहाँ पर इतना ही डाइल्यूट। थोड़ा सा मैं इसको फैलाकर और फिर मैं इसे छोड़ दूंगी। ये जितनी देर में ड्राई होगा मैं इस गुंबद को कंप्लीट करूंगी, देन आई विल कम बैक टू दिस कलर। ठीक है, अब कलर करना है यहाँ नीचे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अब वाइट और बर्न सीना, इन्हें मैंने किया है मिक्स। आपसे कहीं पर भी एक्रिलिक्स में खास तौर पे काम करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही, आप चेंज करना चाहते हैं कलर्स को, तो एक्रिलिक्स का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट कलर ड्राई हो चुका हो और आप कोई दूसरा एक्रिलिक कलर अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो ये फर्स्ट कलर को छुपा सकता है कि कवर कर लेता है उस एरिया। जिस एलिमेंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस जगह को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वहाँ हम वाइट कलर यूज कर लेते हैं। वाइट या येलो शेड, येलो का भी लाइटर शेड यूज करते हैं लाइट का इम्पैक्ट देने के लिए। और जिस जगह को डार्क दिखाना है वहाँ हम ब्लैक कलर को यूज करके, ब्लैक या उस कलर की डार्कर टोन को यूज करके, फॉर एग्जांपल ब्लू था तो यहाँ मैंने डार्कर शेड यूज किया ब्लू का, ये यूज करके हम डार्कर शेड दिखा सकते हैं, शेडो दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस एरिया पे जहां मैं यूज कर रही हूँ येलो शेड, येलो और यही पोर्ट्रेट टोन जो बनाई है ये अप्लाई कर रहे हैं। आप ब्लैक कलर यूज करके भी ये काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रैंडम स्ट्रोक्स में अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। एक्रिलिक्स में अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी करना चाहते हैं, स्मूथ ब्लेंडिंग, तो अपने कलर्स को ड्राई मत होने दें और उन्हीं कलर्स पर आप फिर, जैसे यहाँ भी मैंने ये किया और साथ ही मैंने ये वाइट ब्लू का थोड़ा सा स्ट्रोक दिया है। हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर येलो ऐड कर रही हूँ।
अब थोड़ा सा शेड देंगे हम इसके गुंबद में। इस तरह आपकी ये एक छोटी सी मॉस जो है वो कंप्लीट। अब आपने ये बनाया, इसके साथ आप यहाँ पर राइटिंग दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे लेयर वर्क की। लेयर वर्क में दो चीजें हैं और मैं आपको दोनों ही इंशाल्लाह अभी बताऊंगी। यहीं इसके साथ लेयर वर्क करेंगे। जो ये काम मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपने पेंसिल वर्क नहीं करना, ये डायरेक्टली आप ब्रश से ही लिखते हैं। रा बा रा बा रा बा रा और बा। लेकिन ये अपने आप में एक बॉर्डर का डिजाइन भी बन रहा है। तो वो जो लेयर बाय लेयर वर्क है उसमें आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राबा राबा राबा। अब वाइट कलर से भी आप एक और लेयर में ये लिख सकते हैं, ब्लैक कलर से भी आप इसी लेयर में ये लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये पहले अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये भी वेट है, मैं अगर दूसरा कोई भी कलर इस पे अप्लाई करूंगी तो इसका सारा इम्पैक्ट खराब हो। जितनी देर में ये ड्राई होगा मैं दूसरी जो टेक्निक है वो आपको बता दूं। मैं यहाँ ले रही हूँ ये फ्लैट टिप ब्रश, ठीक है, और ग्रे कलर से ही मैं पहले लिख रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुन। जब भी आप ब्रशेस से लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह आप कलम से लिखते हैं और एक ही एंगल में आप चीजें लिख रहे हैं, यानी बा भी यहीं से और काफ भी यहीं से। अगर यही काफ मैं दूसरे खत में किसी में लिख रही होती, जैसे कलम से मैं लिख रही होती है, इसी खत में अगर कलम से लिख रही होती तो मैं ये बना के और फिर उसके बाद इधर से लिख के जाती। लेकिन ब्रश में आपके पास ये एज है कि आप ऑपोजिट एंगल या रॉन्ग एंगल से भी लिख सकते। और अब इसके साथ मैं फायाकुन लिख रही हूँ, इसे थोड़े से स्मॉलर ब्रश साइज में।
आई वुड सजेस्ट कि इस किस्म की ये जो डिस्टरबेंस होती है इसको अवॉइड करने के लिए आप ईजल को यूज करें। आप ईजल पे अपना कैनवस लगाएं और फिर आप काम करें तो ये इस किस्म के काम नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट आपका हाथ आपके ब्रश को ही कंट्रोल कर रहा होता है और जिस तरह यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे मिक्स हो रहा है, यहाँ पे ट्रम्बलिंग होती है हैंड में, फिर ईजल पे ये काम नहीं होता। और इस या के नुक्ते आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब ये लेयर तकरीबन ड्राई हो गई है। इस लेयर पे आते हैं जितनी देर में फाया कुन जो है ये ड्राई होगा। अब मैं यहाँ पर इसी के ऊपर लिखूंगी ब्लैक कलर से, जो लेयर बाय लेयर काम की हमने बात की थी यही चीज लिख रहे हैं और यही चीज आप रैंडमली भी लिख सकते हैं। अब ये रैंडमली आप लिखते जाएंगे, ब्लैक से लेयर दी, आप ब्राउन से लेयर दें और आप इस तरह से इस चीज को कंप्लीट करेंगे। यही काम आप फाया कुन में यहां पर भी लिखेंगे और इसी तरह से करेंगे। एजेस आपके जितने ज्यादा डिफाइन होंगे, जैसे ये पॉइंट निकाला है, ये पॉइंट निकाला है, उतना ज्यादा खूबसूरत आपका काम है। अब ये वाला ड्राई हो चुका है और यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक कलर से उसी के ऊपर जो लिखा हुआ था जल्दी जल्दी मैंने उस पर रब लिखा है। तो एक तो ये स्टाइल बन सकता है, आप चाहे ये दें, बाउंड्री बनाएं इसकी या ना बनाएं। अब आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। डबल शेडेड ये हो सकता है, आप इसमें 3-4 डिफरेंट कलर्स यूज करके काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको, यानी यहाँ तो मैंने कोई वर्ड कंप्लीट लिखा है ना, इधर आपको कुछ येलो कलर में, लेमन येलो शेड में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो ये इस किस्म के पैटर्न्स आप बैकग्राउंड पूरे में बना सकते हैं। ये मैंने बेसिकली अलिफ, लाम और दाल यानी रैंडमली कोई भी हर्फ आप इस तरह से जो फ्री लेटर्स हैं फ्रीली आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको यहाँ पे ये भी करके दिखा दिए। मॉस्क आपके सामने है, हमने एक कोट दिया है यहाँ पर ग्रे के साथ। अब इसको थोड़ा सा डार्कर टोन में जब हम इस पे दूसरी लेयर में काम करेंगे, अब ये कम्प्लीटली ड्राई है, दूसरी लेयर में जब हम काम करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, अच्छा इसमें देखना यह है कि आप अब किस एंगल पे लेके जाना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊंचा रख के लिखेंगे, साइज यही रखेंगे आप। मैं आपके सामने कुन लिखूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने यहाँ पे किस तरह से इसको लिखना है। ग्रे के साथ आप ब्लू टोन भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पे फिलहाल ब्लू ही ले रही हूँ इसके साथ। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके चलूंगी। अगर आपका ब्रश बिल्कुल ड्राई होगा फिर इसी तरह से ही मार्क बनेंगे। तो आप इसको अभी आप देख लें कि यहां से भी उठा हुआ है, तो अब आप इसे डार्क करेंगे और ये
कुछ इस तरह से आप डबल टोन में या लेयर बाय लेयर काम में इस तरह से लिखते हैं। मेन इसकी जो टिप है वो यही है कि जितना ज्यादा आपको होल्ड अपने ब्रश पर होगा, आपने ब्रश सेलेक्ट कर लिया होगा कि आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा ब्रश है, फ्लैट ब्रश बेहतर है या चीजल टिप ब्रश जो है वो ज्यादा बेहतर है। आप ब्रश के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ जिस चीज पे सेट हो जाए, देन यू कैन डू दिस। अदरवाइज यहाँ पर आप पेंसिल वर्क नहीं कर सकते। लेयर बाय लेयर वर्क में आप पेंसिल वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमने चले पेंसिल से भी लिख लिया, लेट्स सपोज नेक्स्ट में आप क्या करेंगे। सो यहाँ फिर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। सो आज की इस सारी चीज़ों में आपको मैंने बता दिया है, जो हमारे कुछ एलिमेंट्स बाकी रहते थे वो तमाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग मैं अब आपके सामने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस लेकर आऊंगी और कंप्लीट कैनवस को किस तरह से मैं करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी इस चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।